हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि आज हम पढ़ेंगे। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं और इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में से अभिक्रिया की कोटि वाला जो टॉपिक है, इसमें से कुछ न कुछ पार्ट तो आपकी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं पर, है ना, अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगे घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। है ना, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगे घातों के योग को, है ना, कोई भी अभिकारक है किसी भी अभिक्रिया में, तो उस अभिकारकों की सांद्रता, है ना, और अभिकारकों की सांद्रता को हम स्क्वायर ब्रैकेट में गुरु कोष्ठक में रिप्रेजेंट करते हैं। है ना, यहाँ पर मोलर सांद्रता है ये इसकी। कोई भी अभिकारक मान लेते हैं कि कोई भी अभिकारक X है, तो इसकी अगर सांद्रता को हमें प्रदर्शित करना है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कह क्या रहा है ये कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगे, अभिकारकों की सांद्रता हो गई, इस पर लगे घातों के योग को, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी घात है P है ना, तो घातों के योग को, अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अभिकारक हो, है ना, दो अभिकारक भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई दूसरा अभिकारक Y है, तो उस पर लगी घात क्या है, Q है ना। तो क्या लिखा कि सांद्रताओं पर लगे घातों के योग को, है ना, P प्लस Q, ये हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। सिंपल सी बात है ना, कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगे घातों के योग को, P प्लस Q, घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, N से प्रदर्शित किया जाता है। तो N इज इक्वल्स टू P प्लस Q हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, N से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान पूर्णांक, प्रभाज्य या शून्य हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना। फिर प्रभाज्य भी हो सकता है। प्रभाज्य का मतलब फ्रैक्शनल नंबर में, है ना, फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2, 3/2, है ना। तो ये फ्रैक्शन नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी, भिन्न में भी हो सकता है ना। तो पूर्णांक में हो सकता है, प्रभाज्य में हो सकता है, और साथ ही साथ शून्य भी हो सकता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी पॉसिबल है ना। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे इस बात को। ठीक है, तो पूर्णांक भी हो सकता है ना। पूर्णांक का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर प्रभाज्य भी हो सकता है 1/2, 3/2, या फिर शून्य भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको परिभाषा किससे प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान क्या क्या पॉसिबल है, पूर्णांक, प्रभाज्य या शून्य। ठीक, अब एक जनरल कोई रिएक्शन हमने सपोज की कि जैसे एक सामान्य अभिक्रिया में क्या है, AA प्लस BB प्लस CC गिव्स प्रोडक्ट, है ना। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इस अभिक्रिया के लिए दर नियम क्या हो जाएगा, है ना। दर नियम किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रताओं पर, सांद्रता के पदों पर कोई घातांकों के द्वारा व्यक्त करना, है ना। ये घातांक है P, Q, R, तो ये हो गया हमारा दर नियम, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि दर नियम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी अभिक्रिया के वेग को, यानी कि R को, अभिक्रिया के दर को अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों पर, है ना, अभिकारकों की सांद्रताओं के पदों पर कोई घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो ये है दर नियम। अब अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या लिखी थी अपन ने, अभिकारकों की सांद्रता पर लगे घातांकों के योग या घातों के योग, P प्लस Q प्लस R, ये रहा P प्लस Q प्लस R, N का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि। तो N बराबर हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, यही हो जाएगी इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि। तो आई थिंक अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है कि यहाँ स्टोइकियोमितीय गुणांक A, B एवं C वास्तविक गुणांकों के बराबर भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये स्टोइकियोमितीय गुणांक क्या चीज है। स्टोइकियोमितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो स्टोइकियोमितीय गुणांक का मतलब क्या होता है? अब देखिए ये वाली जो जनरल रिएक्शन है इसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी। सिर्फ अभिकारकों को देखना है हमें, है ना। तो देखिए ये तो क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब ये जो स्मॉल लेटर में लिखा है ए, स्मॉल लेटर में जो लिखा है बी, स्मॉल लेटर में जो लिखा है सी, ये क्या हो जाएंगे, इन अभिकारकों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइकियोमितीय गुणांक, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, स्टोइकियोमितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये जो अभिकारक है, रिएजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इनके लिए क्या हो जाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइकियोमितीय गुणांक हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ स्टोइकियोमितीय गुणांक ए, बी एवं सी, इनकी बात कर रहे हैं, ए, बी, सी स्मॉल लेटर में, वास्तविक गुणांकों के बराबर, ये जो है वास्तविक गुणांक है पी, क्यू, आर, तो वास्तविक गुणांकों के बराबर भी हो सकते हैं या इनसे भिन्न भी हो सकते हैं। यही ए, बी, सी इनके बराबर भी हो सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने भिन्न लिखा, जरूरी नहीं है कि ए, बी, सी नहीं हो, ए, बी, सी एज इट इज हो भी सकते हैं। यहाँ पर पी, क्यू, आर की जगह ए, बी और सी भी हो सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी है, लिखा है यहाँ पर क्लियर कि वास्तविक गुणांकों के बराबर या तुल्य भी हो सकते हैं, है ना, तुल्य भी लिख सकते हैं आप, वास्तविक गुणांकों के बराबर या तुल्य भी हो सकते हैं या उनसे भिन्न भी हो सकते हैं, है ना। तो भिन्न भी हो सकते हैं या तुल्य भी हो सकते हैं। अभी हमने भिन्न स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज किया है, पी, क्यू, आर का यूज किया है ए, बी, सी की जगह। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो बात हो गई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की। अब अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार की होती है? तो जनरली मेनली अभिक्रिया की कोटि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, है ना। आज हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया ही पढ़ेंगे। कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रिया की कोटि भी होती है ना, जैसे कि प्रभाज में, है ना, जो जिसका मान बटे में आएगा। इसके अलावा शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है। इसके अलावा छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी होती है। तो वो 3 अभिक्रिया की कोटि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर सांद्रता के केवल एक पद पर, ध्यान दीजिएगा, केवल एक पद पर निर्भर करती हैं, उन्हें प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं हम कहते हैं, है ना। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर, है ना, आर, अभिक्रिया की दर सांद्रता के केवल एक पद पर निर्भर करेगी, है ना। यहाँ पर कितनी सांद्रता है, देखिए अभिकारक 1, 2, 3 है, तो 3 सांद्रता के पद है यहाँ पर, है ना। लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सिर्फ एक ही सांद्रता का पद होगा, अभिकारक यानी कि एक ही होगा। ठीक, तो केवल एक पद पर निर्भर करती है। R बराबर K, A की पावर 1, है ना। ये वापिस से दर नियम लिखा हमने, R बराबर K, ये A की पावर 1। ठीक है, 1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता के केवल एक पद पर ही निर्भर करती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा है, सांद्रता के केवल एक पद पर। अब क्या हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटित होना या विघटन होना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये किस में अपघटित हो जाएगा, देखिए H2O में, साथ ही हाफ O2 में, है ना। तो हमें प्रोडक्ट को नहीं देखना है, यहाँ पर बात हो रही है कि अभिकारक कौन है और अभिकारकों की सांद्रता के पद कितने हैं। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता के पद कितने हैं, तो देखिए अभिकारक सिर्फ एक ही है और अभिकारकों की सांद्रता का पद भी केवल एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा R बराबर K, A को हमने H2O2 माना है ना, तो K H2O2 और H2O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए आप, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो ये हमने यहाँ पर 1 लगा दिया। और केवल H2O2 के ऊपर ही निर्भर कर रही है अभिक्रिया की दर, है ना, केवल एक ही सांद्रता का पद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n = 1। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा भी आपको आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब देख लेते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल,
डेफिनेशन क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर सांद्रता के 2 पदों पर निर्भर करती हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए अभिक्रिया की कोटि की जो परिभाषा है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो सांद्रता के केवल एक पद पर निर्भर करेगी। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर सांद्रता के 2 पदों पर निर्भर करेगी। और इसी तरह से अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर सांद्रता के 3 पदों पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है इनके। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1 और B की पावर 1 है ना। अब ये 1 और 1 आगे जाके 2 हो जाएगा, इसलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल वगैरह हमने करा था उसी से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, ये दर नियम है, R बराबर के ए की पावर 1 और B की पावर 1, या फिर जरूरी नहीं कि किसी अभिक्रिया में 2 अभिकारक हो, एक भी अभिकारक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अभिकारक था, क्या था, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक, तो जरूरी नहीं कि 2 हो, सिर्फ एक भी हो सकता है। और अगर किसी अभिक्रिया में सिर्फ एक ही अभिकारक हो तो वहां पर क्या करना है, देखिए R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 है ना, तो घातों के योग के बराबर हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, अब हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने के लिए देखिए कितने अभिकारक यहाँ पर भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया में, तो H2 प्लस I2 है ना, 2 अभिकारक, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यहाँ पर यह बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको नहीं देखना है अभी हमें क्या देखना है, अभिकारक, और अभिकारकों की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, स्टोइकियोमितीय गुणांक होते हैं, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो देखिए हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, आयोडीन के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है ना। तो यहाँ से R का मान क्या हो जाएगा, R बराबर के H2 की पावर क्या हो जाएगी, 1। ये 1 क्या है, ये वाला 1 जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो है ना। अब ये जो आयोडीन के ऊपर 1 लगा है ना, ये क्या है, ये आयोडीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सिंपल सी बात है, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, स्टोइकियोमितीय गुणांक होता है, उनको सांद्रता के पद पर घात के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। बस इतना सा आप ध्यान रखिए, क्या होता है कि जो स्टोइकियोमितीय गुणांक होता है उन्हीं को सांद्रता के पद के ऊपर घातों के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। यहाँ पर स्टोइकियोमितीय गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हाइड्रोजन का जो सांद्रता का पद है उसके ऊपर 1 लिख दिया, आयोडीन का सांद्रता का पद है उसके ऊपर हमने 1 लिख दिया। सिंपल सी बात है यार, है ना। तो यहाँ पर सांद्रता के पदों के घातों के योग के बराबर होती है अभिक्रिया की कोटि। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 = 2, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम देख लेते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर है ना, अभिक्रिया की दर सांद्रता के 3 पदों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, सांद्रता के कितने पद, 3 पदों पर निर्भर करती है, उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर R बराबर के ए की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1 है ना। किसी अभिक्रिया में 3 अभिकारक भी पॉसिबल है, हो सकते हैं, है ना, तो सभी की पावर 1 हो गई। या फिर R की पावर R = के ए की पावर 2, B की पावर 1 है ना। किसी अभिक्रिया में सिर्फ 2 ही अभिकारक हो सकते हैं, जिसमें A जो अभिकारक है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सपोज कर लेते हैं कि 2 है, और B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सपोज कर लेते हैं कि 1 है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 + 1 = 3। इसी तरह से आगे भी हम कर सकते हैं, R = के ए की पावर 1 और B की पावर 2 है ना। A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और B का 2 हो सकता है, तो यहाँ से भी n की वैल्यू 3 आ जाएगी। या फिर किसी अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक हो सकता है और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 हो सकता है ना, तो वहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखिए R = के ए की पावर 3 है ना। अब एग्जाम्पल क्या लिखा, नाइट्रोजन परऑक्साइड का बनना, रिएक्शन लिखी 2NO + O2, 2NO + O2। देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है हमें, क्या है, 2 है, और यहाँ पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है।
है ना। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड 2NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, है ना। अभिकारक किस साइड देखें हम, तो देखिए R = K NO, NO की पावर हम कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और O2 की पावर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट O2 का कितना है, 1 है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, n = 2 + 1, है ना, 2 + 1, है ना, 2 1 पावर घात का योग। तो n = 2 + 1 = 3, और n की वैल्यू 3 आई हमारे पास, यानी कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तीनों के तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन और छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनके बेस पर होगा, है ना। तो ये वाला वीडियो देख लिया, अब वो वाला वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में 0 ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी अधिकतर पूछी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।